हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तराखंड में ग्लेशियर के कारण में काफ़ी बड़ी डिज़ास्टर आई हुई है। और इससे पहले अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कोरोना महामारी भी एक तरह से डिज़ास्टर ही थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे पेपर 2 में थोड़े रूप में और पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक ऑलरेडी है। तो बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम सबसे पहले आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि आखिर डिज़ास्टर होता क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, भारत में इसको मैनेज करने के लिए क्या प्रावधान, क्या एक्ट, क्या स्ट्रक्चर, क्या इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, होम मिनिस्टर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन पर। और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमें जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर डिज़ास्टर क्या होता है, आपदा क्या है। ठीक है, डिज़ास्टर को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसका मैनेज कैसे कर सकते हैं। आखिर हमें डिज़ास्टर के बारे में जानना होगा कि डिज़ास्टर कहते किसको हैं। तो इसको डिफ़ाइन किया गया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिज़ास्टर इज़ अ कैटास्ट्रॉफ और अ ग्रेव ऑकरेंस फ्रॉम अ नेचुरल और मैन मेड कॉज बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट एंड इज़ ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट इट इज़ बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी ऑफ अफेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम समझना चाहें तो जैसे देखिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको अगर हम कहें तो हमारे यहाँ पे नेचुरल बायोटिक चीज़ें भी हैं और एबायोटिक चीज़ें भी हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें हैं। और कई बार इन्वायरमेंट में कई परिवर्तन होते रहते हैं जो इन्वायरमेंट सेल्फ भी करता है, जिससे वो अपनी जो उसकी निर्धारित स्थिति है उसको वो बनाए रखे। ठीक है, अपने कई बार समय के साथ में परिवर्तन आते रहते हैं, तो इन्वायरमेंट नेचर खुद ऐसे प्रयास करता है जिससे वो अपनी सिचुएशन को एक स्टेबल कंडीशन में बनाए रखे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कई बार ये परिवर्तन जो होते हैं, जो चेंजेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और ये चेंजेस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ को या फिर हम कहें प्रॉपर्टी को, इन सब चीज़ों को काफ़ी निगेटिव रिस्पांस मिलता है, निगेटिव लॉस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो होती है, यही चीज़ क्या है, ये एक डिज़ास्टर कही जाती है कि नेचर जब अपने आप में इस तरीके का परिवर्तन कर ले जो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए या खुद इन्वायरमेंट के लिए ही निगेटिव हो, तो उसको डिज़ास्टर कहा जाता है। तो इस तरीके से तो डिज़ास्टर को डिफ़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होता है, ये चेंजेस होता है, जैसे हमने कहा कि ये चेंजेस जो हैं, या तो कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट सेल्फ करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट नेचर खुद करता है इसको, या फिर कहें कि ये मैन मेड भी होते हैं। जैसे अगर हमारे एक्टिविटीज़ कई सारी ऐसी हैं जैसे जिसकी वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों की कटाई होती है, और अलग अलग हम शहरों की तरफ बढ़ते बढ़ते इस तरह से हमारा सिचुएशन हो गया है कि हम जो नेचुरल लॉस हैबिटेट है उनका नुकसान करते जा रहे हैं। इन सब को देखते हुए कई बार मैन मेड कॉज भी होते हैं जिसके वजह से डिज़ास्टर होता है। तो डिज़ास्टर की अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो ये नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दोनों की वजह से अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों के कारण अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, किस पर, सोसाइटी पर, ह्यूमन लाइफ पर, चाहे वो सोशल में हो चाहे वो सोशल में हो। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा हो, वो निगेटिव इम्पैक्ट चाहे सोशल लाइफ पर हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे फिर वो इन्वायरमेंटल हो, या फिर चाहे वो किसी तरह से, मतलब कि हम कहें कि ह्यूमन लाइफ को ओवरऑल इफ़ेक्ट कर रहा हो, ह्यूमन लाइफ को। तो इन सभी पे अगर वो निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है
तो उस चेंज को हम डिज़ास्टर कहेंगे, उस चेंज को हम डिज़ास्टर कहेंगे, और या फिर हम कहेंगे कि ये आपदा है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक जैसे डेफिनेशन दी हुई है, रिस्क इक्वल्स टू हैज़ार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू अपॉन कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ से हमको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे जैसे रिस्क किसी चीज़ के बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि डिज़ास्टर के आने की संभावना बढ़ती जाती है। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिस्क फॉर्मूला है। ठीक है, कैपेसिटी से मतलब है यहाँ पर लैक ऑफ कैपेसिटी, क्षमताओं का लॉस या ह्रास हिंदी में कहें तो। ठीक है, लैक ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या कहता है, जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा एक तरह से डिज़ास्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। और रिस्क क्या कैसे बढ़ेगा, अगर इन तीनों में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए एक फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है अक्सर कि नीचे का टर्म अलग होता है, मैथमेटिकल रूप में देखें तो अगर आप नीचे की चीज़ बढ़ाते हो तो ऊपर में ओवरऑल फैक्टर कम होने जाता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, जस्ट रिवर्स रहता है। तीनों में अगर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर कैपेसिटी लैक ऑफ कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर हैज़ार्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, वल्नरेबिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी रिस्क हमारा बढ़ेगा, तीनों से हमारा रिस्क बढ़ेगा। और तीनों का इम्पैक्ट क्या अल्टीमेटली होता है कि हमारा डिज़ास्टर आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आखिर ये रिस्क होता क्या है, रिस्क को अगर हम कहें तो ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लॉस है। रिस्क हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, किस चीज़ का, लाइफ, प्रॉपर्टी और डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक। वही हमने जो डिज़ास्टर में देखी वही सारी चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, सोशियो इकोनॉमी। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके का रिस्क हो जिससे लाइफ को प्रॉपर्टी को, सोशियो इकोनॉमी को लॉस हो सके, तो वो हमारा रिस्क कहा जाता है। और ये रिस्क किससे इफ़ेक्ट पड़ता है, किससे प्रभावित होता है, हैज़ार्ड से, या फिर हम कहें वल्नरेबिलिटी से, या फिर जो हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी, हमारी क्षमताएं हैं उसमें अगर कमी आती है तो उससे क्या होता है, ये इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसको रिस्क मैनेजमेंट को किया जा सकता है। अगर हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, और इसको जो हमारा हैज़ार्ड है उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से किया जाता है, लैक ऑफ कैपेसिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में कैसे किया जा सकता है, वल्नरेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कैसे किया जा सकता है। इन तीनों को अगर हमने मैनेज कर लिया तो हम एक तरीके से डिज़ास्टर को या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने अभी कहा, हमने रिस्क को डिफाइन किया, रिस्क इज़ एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक और अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले एक जनरल लाइफ में भी कि रिस्क क्या है, तो ये एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, और उसके बाद जैसे अभी हमने अगला टर्म देखा, हैज़ार्ड। ठीक है, हैज़ार्ड को अगर हम कहें तो हिंदी में हम इसको प्रकोप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रकोप भी कह सकते हैं। और इट इज़ द ऑकरेंस हैविंग द पोटेंशियल मतलब हैविंग द पोटेंशियल मतलब ये अभी तक घटित नहीं हुआ है, अभी तक इंसिडेंट हुआ नहीं है, बट इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में हो सकता है, नॉट येट डन बट हैव पोटेंशियल इन फ्यूचर। ठीक है, ऑफ कॉजिंग इंजरी टू लाइफ और डैमेज टू द प्रॉपर्टी और to the environment in many cases it can be estimated or intimated। ठीक है, तो जो हमने अभी देखा कि रिस्क क्या चीज़ होता है, जो लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो वही चीज़ ये है, हैज़ार्ड वही चीज़ है कि ये चीज़ अभी हुई नहीं है, जो चीज़ रिस्क में है वो अभी हुई नहीं है, बट इसके अंदर ये क्षमता है, इसके अंदर ये क्षमता है कि ये हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में ये हो सकता है, इसलिए इसको हैज़ार्ड नाम दिया जाता है। ठीक है, और वही है जैसे कि अपने अभी डिज़ास्टर की बात की थी कि ये मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, प्रकोप भी क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मानवीय होते हैं, और ये सभी प्रकार के जीवों को, ह्यूमन लाइफ्स को, या फिर कहें कि ह्यूमन लाइफ को छोड़ के हम वैसे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी, लाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को लॉस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, जैसे हम देखे जाते हैं, एक जियोलॉजिकल हैज़ार्ड हो गए जिससे लैंड रिलेटेड जो फिनोमिनास होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें जियोलॉजिकल हैज़ार्ड में आती हैं। ठीक है, अब जैसे
अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्कान हो गया, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये होना है तो होना है। बट आप ये कर सकते हो कि इसके आने के बाद जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको आप नियंत्रित कर सको, उसको आप कंट्रोल कर सको। आप इसको भले होने से नहीं रोक सकते हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको आप मिनिमाइज़ करने का प्रयास कर सकते हो। इसी तरह से दूसरा जो होता है वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखने को मिला उत्तराखंड में, सच एज फ्लड्स, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। तो इस तरीके के जो हैज़ार्ड्स होते हैं जिनके आने की संभावना होती है, जिससे कि डिज़ास्टर हो सके या रिस्क बढ़ सकता है, उनको हैज़ार्ड कहा जाता है। अगला हमारा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक of the or the circumstances of a community system or asset that makes it susceptible or harmful effect of hazard। मतलब अगर हैज़ार्ड आया, अगर हैज़ार्ड की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो ये क्या करेगा, ह्यूमन लाइफ पर या फिर कम्युनिटी पर या किसी भी हमारी एसेट्स पर एक हमेशा ऐसा डर बना रहेगा जिससे कि उसको नुकसान हो सके। ये चीज़ फैक्टर्स जो होंगे उस हैज़ार्ड के लिए अति संवेदनशील होंगे कि इस कारण से इस पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे निगेटिव वे में पड़ सकता है, इसलिए इनको माना जाता है कि ये बहुत ही वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये कहानी इसमें होती है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी की बात की गई है। मटेरियल और इकोनॉमिकल, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, कई बार रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, उसकी वजह से होता है। सोशियल वल्नरेबिलिटी, समाज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिज़ास्टर के वे में देखा जाए, इसको नेचुरल वे में भी आप देखा सकते हैं कि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के टाइप के लोग रहते हैं। अगर उनमें आपस में ट्रस्ट ना हो तो को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। इसी तरह से इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड होती है। तो टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी को और एजुकेशनल वल्नरेबिलिटी में भी देखा जा सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के में देखा जाए तो वहाँ पे स्ट्रक्चर अगर प्रॉपरली डिफाइन नहीं है तो वहाँ भी एक तरह से वल्नरेबिलिटी ही है। पोटेंशियल, फिजिकल, मोटिवेशनल, ये सारे जहाँ पर भी ऐसा हो कि किसी उसको हज़ार्ड से वो अति संवेदनशील हो जाए या फिर उसको लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा हो, उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ये इसको नुकसान पहुंच सकता है, नुकसान पहुंचे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी तक हम जान लिए कि डिज़ास्टर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, हैज़ार्ड क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, जिससे हमको ये एक तरह से समझ में आ गया कि एक तरह से डिज़ास्टर जो होते हैं वो ह्यूमन लाइफ, जनमानस के लिए निगेटिव होते हैं और ये ह्यूमन लाइफ को बहुत ही निगेटिव रूप में इफ़ेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। चाहे वे नेचुरल रिसोर्सेज से हुई हों, चाहे नेचुरल इंसिडेंट से हुई, चाहे मैन मेड रीज़न से हुए हों, ये ह्यूमन लाइफ को, सोशल लाइफ को या इकोनॉमिकल हर चीज़ में ये निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। और ये जो डिज़ास्टर होते हैं अगर हम इनको देखें कि टाइम के साथ में ना इनका जो रूप है, जिस तरीके में आते रहे हैं उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, जिसके कई कारण होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है इस कारण से वो बढ़ती जा रही है। जैसे हमने अभी पहले भी बात किया, हम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के नाम पे नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। और इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि ओवरऑल इससे डिज़ास्टर इंक्रीज़ तो करता ही करता है और टाइम के साथ में इसका जो नेचर है वो भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और जैसे अभी हमने हैज़ार्ड की बात की, हैज़ार्ड के अंदर क्या था, पोटेंशियल था कि वो आपका रिस्क क्रिएट कर सकते हैं या डिज़ास्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हैज़ार्ड जो हैं वो निगेटिव हों या डिज़ास्टर नहीं हो, क्योंकि जब तक वो एक हैज़ार्ड तो वहाँ पे है बट वो जब तक निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल देता है, जब तक वो ह्यूमन लाइफ पे या किसी और पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, तब तक उसको हम नहीं कहेंगे कि ये यहाँ पर क्या है कि इसका निगेटिव ये एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट आखिर क्या है,
ठीक है। आखिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसको भी डिफाइन किया गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसको भी डिफाइन किया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating, implementing measures which are necessary to prevent any disaster or reduce risk, along with the capacity building and preparedness, assessing the severity and magnitude or rehabilitation and reconstruction। ठीक है, तो एक तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंटीग्रेशन होता है, समन्वय होता है। किस लिए? प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, और आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके, इम्प्लीमेंट जो भी प्लानिंग की गई है उसका इम्प्लीमेंट किया जा सके और इम्प्लीमेंट लेवल का मेज़र किया जा सके। ठीक है, और इस तरीके से हो कि वो जो भी डिज़ास्टर है उसको या तो आने से पहले रोका जा सके या उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, उससे जो रिस्क हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए जो सारी प्रिपेयर्डनेस करनी होती है, जो भी तैयारी करनी होती है, उसको एसेस किया जाए और किस लेवल पर में हम रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसका पूरा प्लानिंग अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए कि जो हम 2000 पहले से प्लानिंग करते थे, 2000 पहले हमारी डिज़ास्टर को लेके जो हमारी एक वो सोच होती थी वो होती थी कि हम जब आपदा आ जाती थी तब हम प्रयास करते थे कि उसको जो वहाँ पे लॉस हुए हैं उसको रिकवर किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये किया गया कि चलिए बाद वाला तो ठीक है, बट हम आपदा के पहले से भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे जिससे जो भी आपदा आने वाली है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें, उसके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें और पहले से इस तरीके के रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन करके रखें जिससे कि ह्यूमन लाइफ को, सोशल लाइफ को, इकोनॉमिकल लाइफ को कम से कम नुकसान हो। तो इस तरीके से जो भी हमारे चीज़ें होती हैं वो हो सके। ठीक है, तो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस तरीके से इस एक्ट के द्वारा डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिज़ास्टर की बात की थी, डिज़ास्टर क्या थे? नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, डिज़ास्टर नेचुरल और मैन मेड थे। तो अगर जैसे हम नेचुरल की बात करते हैं फर्दर, ठीक है, तो बायोलॉजिकल भी हो जाते हैं, कई बार चीज़ें बायोलॉजिकल भी हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोरोना वायरस की चीज़ें आ गई थी, एपिडेमिक हमारी हो गई, या फिर कई बार कहते हैं इंसेक्ट वगैरह के कारण या फिर किसी एनिमल के कारण जैसे प्लेग वगैरह हुआ था, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल एक तरीके से आप इसको कहें कि आप कंट्रोल कर लेंगे पहले से ही तो आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ आने वाली है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप शायद रोक भी ले, लेकिन ये एक बार हो गई है तो आप बस इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने जियोफिजिकल की बात की थी, अभी हमने जियोफिजिकल की बात की, अर्थक्वेक, वोल्कानो, इसको आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हो। आप वोल्कानो को कहीं पे हो रहा है, मास मूवमेंट ऑफ वगैरह हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह हो रहा है, तो उसको आप कहीं पे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल वाला भी हमने, फ्लड को आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, और स्टॉर्म वगैरह को आप रोक नहीं सकते हो। क्लाइमेटोलॉजिकल, अगर कोई नेचुरल कहीं पे हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ये कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, ड्रॉट है या वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है इस तरीके से, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते हो नेचुरल में। लेकिन ह्यूमन लाइफ जैसे इन्वायरमेंटल, मैन मेड जो है, ह्यूमन क्रिएटेड जो है, इन्वायरमेंटल एक तो इसमें हो गया। ठीक है, जिसमें आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो। इस मैनेजमेंट को अगर आपको करना है डिफॉरेस्टेशन, जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जैसे हमने प्री प्लानिंग जो हमें करनी है, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, इस वाले में नेचुरल में इसके इफ़ेक्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। लेकिन अगर जो हमारा मैन मेड है उसमें क्या है, इन्वायरमेंटल में एक तो हमारे फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद ही है ना, जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कई प्रयास भी देखिए वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं इसके लिए। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन को तो हम पहले से कंट्रोल कर सकते हैं।
इस पर अपनी गतिविधियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल टाउनशिप जो हम बनाते जा रहे हैं उसको भी, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल कई बार होता है, केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, या फिर जो ओशियंस वगैरह में जो ऑयल स्पिल वगैरह होता है उसमें, ये सब चीज़ें तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, जिसको हम प्लान वे में कर सकते हैं कि जिस तरह के हैज़ार्ड वगैरह हो, अगर हमको ऐसा कोई पोटेंशियल वाली जगह दिख रही है जहाँ पे इस तरह की संभावना हो सकती है कि डिज़ास्टर हो सकती है उस एक्टिविटी से, तो उस जगह पे हम उस चीज़ को करना अवॉइड करेंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो हमने जैसे क्या किया, रिस्क को आपको मिनिमाइज़ करना होगा, रिड्यूस द रिस्क, प्रोवाइड रिक्वायर असिस्टेंस, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी असिस्टेंस वगैरह रिक्वायर्ड है उसको आपको देना होगा, और रैपिड एंड सस्टेन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब जैसे ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है या नुकसान होने की संभावना है, तो उसकी रिकवरी और लोगों के रिहेबिलिटेशन के, या मतलब वहाँ पे जो भी निवासी या फिर आर्थिक या प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उनका रिहेबिलिटेशन जल्दी से जल्दी हो सके। ऐसा नहीं कि भाई आप वेट कर रहे हो कि हाँ वेट एंड वॉच, देखते हैं जितना नुकसान हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ऐसा नहीं। आपको सस्टेन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन रैपिड रूप में करना है, जल्द से जल्द करना है, ठीक है, और रिस्क को मिनिमाइज करना है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। और एक तरह से हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको क्या करना है, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, जिससे कि आपका जो डिज़ास्टर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या उसको रोका जा सके, ठीक है, ठीक। इससे क्या होगा, जो आपका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है डिज़ास्टर का उसको या तो कम किया जा सके या फिर रोका जा सके। और इसके लिए कई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस भी किया जाता है। जितना भी हमारा टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल में किसी भी कंट्री में हो रहा हो, हम आपस में उसमें क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर लेवल पे बना रहे। तो ये सारी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मेन हमारा क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस इन एडवांस, मतलब डिज़ास्टर के आने से पहले की जो हमारी तैयारी है वो। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि उड़ीसा में जो हमारा टाइफून आया था, चक्रवात आया था, ठीक है, उसका प्रिपेयर्डनेस इंडिया ने इतने बेहतर तरीके से किया था कि इसमें इसका फॉरेन कंट्रीज़ जो है या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसकी स्टडी कर रहे थे कि आखिर इंडिया ने इतनी अच्छी तरीके से इसको मैनेज कैसे किया है, ठीक है। और बिफोर स्टार्ट डिज़ास्टर, या फिर हम कह सकते हैं कई बार इसमें डिज़ास्टर के आने के बाद में भी हमारा प्रयास ये रहता है कि उसके इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन एज टूल, यहाँ पे जैसे आपको जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना फिर अगर आपके पास से नहीं मिल रही है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आप वर्ल्ड लेवल पे आपको मिल रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वहाँ की फोरकास्टिंग वार्निंग वगैरह जो आ रही है उसको कलेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपेयर्डनेस तैयार करना, अपनी प्लानिंग तैयार करना, ठीक है। तो एक तरह से ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरा, ठीक है। और ट्रेडिशनल हमने जैसे बात की, ये ट्रेडिशनल की बात करें हम तो 2005 से पहले का है। यहाँ पे हमारा पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे आप अक्सर सुनते हैं राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम जारी हैं। तो पहले क्या होता था, बस राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम बाद में ही चलते थे, पहले नहीं होते थे। अब क्या होता है कि हमें जैसे साइक्लोन आया, हमें पता है कि इस डेट को आ सकता है, तो हम उससे पहले ही अपनी सारी तैयारी करके वहाँ के लोगों को निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर चुके होते हैं कि इस ह्यूमन लाइफ को मिनिमाइज़ किया सकते हैं, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, जो भी उसको लॉस हो रहा है उसको हम पहले से मिनिमाइज़ कर सकें। इसको एक तरह से हम प्रोग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं, जो हमारा 2005 के बाद से शुरू हुआ है, जो हमारा 2005 का एक्ट आया है। अभी प्रेजेंट में जैसे हमारा 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, एक सम्मेलन जो हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, उसके बाद में हम सेंडाई फ्रेमवर्क को एक तरह से हम भी फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो अप्रोच हो गए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जो हमारा पहले से था और अब से था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसके 4 स्टेप एक तरह से हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं। एक तो है प्रिपेयर्डनेस का स्टेज, ठीक है, एक तो आपका प्रिपेयर्डनेस का स्टेज है, तैयारियों का है। दूसरा आपका रिस्पांस हो गया, रिकवरी हो गया, मिटिगेशन हो गया। ये 4 इस तरह से साइक्लिक में चलते रहते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो, ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एक तरह से चलता ही रहेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मिटिगेशन क्या होता है। व्हेन फोकस इज गिवन ओनली टू हैजार्ड रिडक्शन, मिटिगेशन इज डन। ठीक है, मतलब जो भी हैजार्ड है उसका रिडक्शन कैसे, उसमें कमी लाई जा सके, तो हम इस प्रोसेस को करते हैं। आइदर यू इंश्योर कंप्लीट हैजार्ड प्रिवेंशन और रिड्यूसिंग द हैजार्ड। हैजार्ड क्या था बताइए? हैजार्ड वो था ना कि उसके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि वो डिज़ास्टर ला सके, मतलब डिज़ास्टर ला सके, लेकिन अभी तक डिज़ास्टर आया नहीं है। तो इसका मतलब मिटिगेशन हमारा प्रोसेस कब हो रहा है? मिटिगेशन अभी हमारा हैजार्ड या डिज़ास्टर हुआ नहीं, डिज़ास्टर हमारा हुआ नहीं है, लेकिन उस जिस हैजार्ड के कारण हमारा डिज़ास्टर हो सकता है उस हैजार्ड को मिनिमाइज़ कर देना या फिर ख़त्म कर देना, ये हमारा मिटिगेशन में प्रोसेस होता है। ठीक है, या तो हम जैसे जो हमारे जो हैजार्ड है उसके पोटेंशियल में कमी कर दें जिससे वो उतना डैमेज ना कर सके जितना वो डैमेज कर सकता है, या फिर उस इवेंट को हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस होते हैं उसको मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम चेक क्या करते हैं कि व्हाट कैन बी डन फॉर आइदर एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द हैजार्ड। जो भी हम तैयारी इसमें करेंगे उसमें हम पूरा ये ध्यान रखेंगे कि आखिर हम क्या तैयारियां अपनी तरफ से कर सकते हैं जिसके द्वारा ये हो कि हमारा पूरा जो कहें कि जो हमारा हैजार्ड है उसको मिनिमाइज़ या रिड्यूस किया सके। उसके लिए सारी तैयारियां हम पहले से वेल इन एडवांस करेंगे जिससे कि डिज़ास्टर के आने से पहले ही हम अपनी तैयारियों को बढ़ा सकें। ठीक है, अब मिटिगेशन दो तरीके से होता है, या तो प्रिवेंट के लिए होता है या रिड्यूस के लिए होता है। अब एक बार जैसे आपने ये कर लिया कि मिटिगेशन आपने हैजार्ड के लिए कर लिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अभी डिज़ास्टर तो आ ही सकता है। ठीक है, तो उस डिज़ास्टर से निपटने के लिए आप प्रिपेयर्डनेस करते हो कि डिज़ास्टर से पहले ही फिर भी आप अपनी तैयारी कर लो। जैसे आपका एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, तो आप यहाँ के लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे हेल्थ की सारी फैसिलिटी को आप प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आप सारी की सारी दे दिए हैं, खाने की फैसिलिटी आप कर दिए, इस तरह रहने की ये सारी फैसिलिटी आपने एक दूसरी जगह पे अपनी पूरी तैयारी कर ली कि यहाँ पे जो जिस जगह पे आने वाली है साइक्लोन या फ्लड या जो भी डिज़ास्टर आने वाला है उससे लोगों को आप मिनिमाइज़ कर सकें, उसके इम्पैक्ट से लोगों को आप बचा सकें। थर्ड है डिज़ास्टर आ ही गया। अब डिज़ास्टर अगर आ ही गया तो उसके बाद में आपको रिस्पॉन्ड करना है उस डिज़ास्टर को, जैसा कि अभी हमारा उत्तराखंड में आप देख सकते हैं या फिर कोरोना में आप देख सकते हैं कि डिज़ास्टर तो हो ही गया, उसके बाद हमारी एक्टिविटी क्या चल रही है? हमारी एक्टिविटी चल रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उससे निपटा जाए, वहाँ के जो लॉसेस हो चुके हैं या फिर हो सकते हैं उनको कम से कम किया सके। तो इस तरीके से ये एक तरह से साइकिल चलती है। ठीक, उसके बाद रिस्पॉन्ड में हम देखते हैं क्या होता है। रिस्पॉन्ड में एक तो देखिए रेस्क्यू करते हैं, किसका रेस्क्यू करते हैं? ह्यूमन लाइफ का और लाइव स्टॉक जो हो गए हमारे एनिमल्स वगैरह हो गए, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, इनका रेस्क्यू कि उनको हम वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे ले जा सकें जिससे जो उनकी लाइफ है वो बच सके। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया रिलीफ ऑफ वेरियस काइंड, जैसे कि अब कहीं पे आप ले गए उनको तो आखिर जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फूड चाहिए, कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, जो भी चीज़ें उनको रिलीफ के लिए चाहिए ह्यूमन लाइफ को या किसी को भी, वो वहाँ पर प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे ले जाके छोड़ दिए, भैया हम तुमको यहाँ से निकाल के यहाँ ले आ दिए, अब ठीक है चलो हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पर उनको जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उनको वो पूरा करना होगा। ठीक है, रिहेबिलिटेट देम टू सम प्लेस वेयर दे कैन लिव टेम्परेली। अब जिस जगह पे आप ले गए हैं किसी दूसरी जगह अगर आप उनको ले गए हैं रेस्क्यू करके कि जहाँ पे वो फंसे हुए थे वहाँ पे से तो आपने उनको निकाल लिया, लेकिन अब निकाल लिया है जब यहाँ से तो किसी ऐसी जगह आप ले जाके उनको रखेंगे जहाँ पे वो टेम्परेली रह सकें, अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वो रह सके। ठीक है, और उसके बाद में इस्टेब्लिशिंग रिकवरिंग ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज़। अब डिज़ास्टर जिस जगह से आपने उनको निकाला है वहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से तो उसको उस जगह को फिर से बना के रखना है कि वहाँ के लोग फिर से जाके अच्छे से रखें। जैसे आपने भुज में जो भूकंप का अर्थक्वेक का इंसिडेंट देखा था, आज भुज को देखिए और पहले को देखिए, भुज बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गया। अब सब ने सोच लिया था कि भुज ख़त्म हो गया, लेकिन उसको इस तरीके से डेवलप किया गया कि आज वो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो गया। तो
रिकंस्ट्रक्शन में हम जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, वैसे 2016 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में भी एक की टर्म है बिल्ड बैक बेटर, मतलब डिज़ास्टर को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखते हुए हम पहले से बेटर और भी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर दें, जिससे फ्यूचर में जो भी डिज़ास्टर आए या फिर इस तरह की एक्टिविटी हो सकें, हैज़ार्ड हो सकें, उसको हम कंट्रोल करें। तो ये जो हमारा रिहेबिलिटेशन हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया या फिर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये एक तरह से क्या है, ये रिकवरी फेस कहे जाते हैं। ठीक है, रिकवरी फेस में क्या आ जाते हैं, रिहेबिलिटेशन आ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है। और इन सब का उद्देश्य क्या होता है, एक तरह से पूरे इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जो भी हमारा ह्यूमन लाइफ है, सोशल लाइफ है, मानव समुदाय है, उसको जो लॉस हो रहा है, उसको जो क्षति हो रही है, उसको कम करना। ठीक है, आपदाओं की प्रचंडता, बारंबारता को कमी करना। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि एक ही प्लेस पे बार बार डिज़ास्टर होता रहता है, तो इस तरह की एक्टिविटी को कम करना कि बार बार आखिर वहीं पे क्या हो रहा है उसके पता लगाना। ठीक है, और कहीं पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो उसके एरिया को लिमिटेड कर देना कि वो उस जगह से आगे ना बढ़ने पाए एक पर्टिकुलर लिमिट में, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग लाइफ है, उसको आसान करना। ठीक है, और कई बार इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास भी जैसे करती है कि आप जब पता चल जाता है कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है, यहाँ पर डिज़ास्टर हो सकता है, तो रेडियो से, समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो पता चल जाए और वो खुद वहाँ से हटने की, निकलने की प्रयास शुरू कर दें। तो इस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आखिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किया कैसे जाता है। वर्ल्ड लेवल पे भी कई प्रयास किए गए हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से किया जाता है। तो प्रेजेंट में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए किया गया है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू हम प्लानिंग करते हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है, बट हम पहले का और इसको दोनों को कंबाइन करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसके जो प्रावधान है, जिसको एक्ट्स वगैरह में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, उसको भी हम इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस एक्ट के द्वारा ना जो मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक हमारा है स्टेट लेवल पर, एक हमारा है सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, स्टेट लेवल पर फिर ऐसे ही है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से और किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर की, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है, उसके नीचे कमिटीज़ वगैरह बनी हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए नीचे दूसरे बना रखा है, उसको देखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसको नियंत्रित करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होती है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है या ऑप्शंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा लिया जाता है कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जैसे आप कोरोना काल में ही देख लीजिए, या फिर इस डिज़ास्टर में देखिए, या फिर कहीं पे साइक्लोन वगैरह आता है, तो आप देखते होंगे कि होम मिनिस्ट्री काफ़ी एक्टिव रहती है। हमारे होम मिनिस्टर को भी उस समय काफ़ी कोरोना के टाइम में वो सामने नहीं आते थे, तो काफ़ी विवाद होते थे। तो उनका यही जवाब होता था कि मैं बैक से कंट्रोल कर रहा हूँ, चीज़ों पे नियंत्रण रख रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वही नोडल मिनिस्ट्री है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो उसके बाद में इसके नीचे में आती है एक नोडल एजेंसी जो है एनडीएमए। ठीक है, एनडीएमए हमारी नोडल एजेंसी होती है। ठीक, उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, उसके नीचे में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको होम सेक्रेटरी आईएएस लेवल का अधिकारी हेड करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल लेवल पे चीज़ें चलती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हो गई वो क्या हो गई, नोडल मिनिस्ट्री, फिर एनडीएमए नोडल एजेंसी हो गई, एस्टिमेटेड एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई हेडेड बाय होम सेक्रेटरी। ठीक, और यहीं पर फिर आ जाती है एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सारी रिसर्च और ट्रेनिंग जैसे प्लान करता है, प्रोग्राम करता है, और एनडीआरएफ करता है जो हमारा रेस्क्यू वगैरह के दे एक्चुअल जो होते हैं ये डिप्लॉयड फॉर सेविंग पीपल। जैसे भी आप कहीं पे भी आपदा देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, साइक्लोन देख लिया, फ्लड देख लिया, या फिर अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं
वहाँ पर क्या आप सुन रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। मतलब जो एक्चुअल वर्किंग लोग होते हैं वो एनडीआरएफ होते हैं। इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इनको सारी जानकारी देने के लिए, सारी सुविधाएं देने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ हैं, बट एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले जो हैं वो हैं एनडीआरएफ। ठीक है, जिस तरह से सेंट्रल में होता है वैसे ही स्टेट में एसडीएमए है, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, जो राज्य का मुख्य सचिव होता है वो करता है। ठीक है, और डीएमडी होता है जो कि अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है यहाँ से। फिर एसडीआरएफ को यहाँ पे जैसे स्टेट की तरफ वहाँ पे एनडीआरएफ होता है, वैसे ही स्टेट्स में एसडीआरएफ होते हैं। फिर इनके भी नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और लोकल कम्युनिटी को कोऑर्डिनेशन होता है, और ये सारे किए जाते हैं किससे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किससे करता है, डीडीएम, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसको यहाँ पर जो कंट्रोल करने का सारा वो खेल होता है वो किसके थ्रू रहता है, वो सारा का सारा रहता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी रहती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को मैनेज करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे आप देख लिए एनडीए में क्या हो गया, इट इज़ द अपेक्स बॉडी अंडर प्राइम मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लेइंग डाउन पॉलिसीज़, प्लान, गाइडलाइंस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उससे संबंधित जो भी पॉलिसीज़ बनानी, नीतियाँ बनानी, प्लानिंग करनी, गाइडलाइंस बनाने हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इसकी। कोऑर्डिनेटिंग देयर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंट, जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए। ठीक है, और नेशनल प्लान्स किस तरीके से जो बनाए गए उनको अप्रूवल वगैरह किस तरीके से, वो सारी चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन वगैरह होती हैं और एनडीआरएफ को जो कंट्रोल करना होता है, ये सारी फंक्शन भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होती हैं। उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमने देखा, ये एनडीएमए को असिस्ट करने के लिए होती है, जिससे कि अपने फंक्शंस को एनडीएमए अच्छे से डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, अपने फंक्शंस को अच्छे से निभा सके उसके लिए, और साथ ही साथ जो नेशनल प्लान बनाए गए हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया सके, उसको प्रिपेयर किया जा सके, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज होती है, जिससे कि जो भी नेशनल पॉलिसीज़, गाइडलाइंस बनाए गए हैं एनडीएमए के द्वारा, जो इशू किए गए हैं, उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करने का काम भी एनईसी का होता है। उसके बाद एमएचए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसे हमने कहा, इसकी क्या होती है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जैसे अगर कोई स्पेसिफिक, जैसे आपने देखा कोरोना में आ गया तो वो हेल्थ से रिलेटेड था, तो वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक आ गया, फ्लड रिलेटेड आ गया या हेल्थ रिलेटेड आ गया, तो इस तरीके में संबंधित मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है। और एमएचए जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी होती ही होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी जो रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज डेवलपमेंट वगैरह की, वो सारी करता है। ट्रेनिंग किस तरीके से किया जाए, क्या डेवलपमेंट रिक्वायर है, क्या डिज़ाइन रिक्वायर है, वो सारी चीज़ें, जितना भी रिसर्च वर्क है, पॉलिसी फॉर्मेशन जो एनडीएमए कर रहा है उसमें असिस्ट करना। ठीक है, और उसके लिए एनडीआरएफ की टीम को जो ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, जो एजुकेशनल मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एनआईडीएम की। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये टोटल एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग हुआ है। और ये क्या है, एनडीआरएफ स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर डिज़ास्टर रिस्पांस अंडर कंट्रोल ऑफ एनडीएमए। ठीक है, जो कि एनडीएमए इसको डिप्लॉयड करता है, और टोटल इसके 12 स्टेशंस हैं, इसके 12 स्टेशंस हैं जिस तरह से इसको डिप्लॉय किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपने किस तरीके से, अब हमने जैसे ये बना लिया किस तरीके से इसका ये किया जा रहा है। एक तो देखिए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये एक हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे कमेटी होती है। ठीक है, ये क्या करेगी, जो भी डिज़ास्टर रिलेटेड प्लानिंग वगैरह है, जो कुछ भी है, उसको इसने बनाया, उसको इसने कम्युनिकेट किया। ये क्या करती है, एमएचए या फिर सीएमजी जो है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट्स विथ स्टेट गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए सेंट्रल है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई प्लानिंग हो गई है तो उसको स्टेट में भी तो पहुँचाना है ना, तो ये काम किसका रहेगा, वो यहाँ से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है यहाँ पे अपनी फीडबैक को देगी, और इसका अपना कुछ फीडबैक है तो ये भी आपस में देगा, तो इनका आपस में 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से ही क्या होगा, वार्निंग स्टेट नोडल एजेंसीज जो होती हैं, वहाँ का जो कंट्रोल रहता है रूम रहेगा, जो भी वार्निंग वगैरह है वो भी इसको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगी। ठीक है,
और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी किसके पास जाती है, एनडीएमए के पास जाती है। एनडीएमए जैसा भी उसको इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे डिज़ास्टर हो सकता है, वहाँ पे अपनी एनडीआरएफ की टीम को तुरंत डिप्लॉय कर देगा अफेक्टेड एरिया में, ठीक है। उसी तरह से ये जो कोऑर्डिनेट कर, ये नोडल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ डिपार्टमेंट स्टेट, इनका भी यहाँ से जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का या फिर एमएचए का जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टेट का जो नोडल एजेंसी है वहाँ से होगा। फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट जैसे होती है, कहीं पे आग लग गई तो फायर की ब्रिगेड की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट या मेडिकल फैसिलिटी, जहाँ पे भी जो भी फैसिलिटी रिक्वायर्ड है वो नोडल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो होगी, जो एजेंसी होगी, वो तुरंत इनसे कम्युनिकेट करके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहेगी और कहेगी कि ये यहाँ पर उपलब्ध कराएं, अफेक्टेड एरिया में तुरंत के तुरंत इसको प्रोवाइड कराएं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पूरा एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे हमने बात की, एनडीआरएफ की टोटल 12 टीम होती हैं जो अलग अलग प्लेसेस में हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट है। उसके हिसाब से ये पूरे इंडिया को कवर करते हुए जैसे ही जहाँ पे डिज़ास्टर हो रहा है वहाँ पे तुरंत को जल्द से जल्द वहाँ पे भेजा जा सके। तो इस तरीके से ये चलती हैं। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपने सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता है। बस जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, उसको थोड़ा पूछा सकता है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना के देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।